तो देखो आज के क्लास में हम उस पाइरुवेट को आगे लेके जाएंगे, है ना, जिस पाइरुवेट का फॉर्मेशन हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में। क्या था ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे? इट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड, राइट। कैसे दिखाया था हमने उसको? लाइक ये सेल था, याद है, ये सेल था, सेल में ग्लूकोज आएगा, राइट, ठीक है। नाउ दिस ग्लूकोज is broken down to 2 molecules of pyruvate। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? पाइरुवेट। ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6 कार्बन। पाइरुवेट में कितने कार्बन? तो कितने मॉलिक्यूल मिले हमें? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल मिले पाइरुवेट के, दैट इक्वल्स टू 6 कार्बन। फिर हमने क्या करा कि वी डिस्कस्ड द फेट ऑफ पाइरुवेट इज ऑफ 2 टाइप्स। इस पाइरुवेट के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इट विल गो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इनिशियली, है ना, एंड द अदर पाथवे इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका एक और नाम था अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, बताएगा कोई? एनीवन? भूल गए? फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे इसको? ये भी 2 टाइप का होता है, देखेंगे क्या टाइप्स होते हैं, राइट। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले तो हमें जाना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, है ना, ऐसे दिखाया था ना हमने। तो ये पाइरुविक एसिड किसके अंदर चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, है ना, यहाँ पे दिस पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाइरुविक एसिड का अब कन्वर्जन होगा एसिटाइल कोए एंजाइम। इसमें कौन से मॉलिक्यूल में? एसिटाइल कोए। इसको कौन सा रिएक्शन कहा था हमने? लिंक रिएक्शन, याद है ना। तो यहाँ पे होने वाला है कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। इसको क्यों कहते हैं लिंक रिएक्शन? क्यों कहते हैं लिंक रिएक्शन? क्योंकि वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को लिंक करता है, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए क्या कहेंगे? लिंक रिएक्शन। ये लिखा था कि ये वाला पार्ट डन, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं कौन से रिएक्शन की? लिंक रिएक्शन की। सी इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे रिएक्शन। और क्या कहा था इसको हमने? ट्रांजिशन रिएक्शन। दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन टू क्रेब्स साइकिल फ्रॉम कौन सा पाथवे? ग्लाइकोलाइसिस, है ना। इसलिए इसको एक तो लिंक रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन या फिर ट्रांजिशन रिएक्शन कहेंगे। तो क्या था अपने पास? कौन सा मॉलिक्यूल आया था? वो कौन सा मॉलिक्यूल गया था माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में? पाइरुवेट। कितने कार्बन थे इसमें? 3 कार्बन होते इसमें, है ना। नाउ दिस मॉलिक्यूल अंडरगोज पहले तो डी कार्बोक्सिलेशन, है ना, एज वेल एज इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ, हम सिंपल टर्म्स में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं, है ना। तो देखो यहां से हम प्रोटॉन लेंगे या फिर हाइड्रोजन लेंगे, वो हम ऐड करेंगे इस मॉलिक्यूल पे। कौन सा मॉलिक्यूल? NAD+। उस पे क्या ऐड करना है? हाइड्रोजन, राइट। तो ये बन जाएगा देखो NADH + H+। इसको कहेंगे NADH2। क्या कहेंगे? NADH2। तो देखो दोनों चीजें हुई। मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। आप इसको समझो, पाइरुविक एसिड में कितने कार्बन थे? 3। डी मतलब रिमूवल, डी मतलब, तो हमने एक कार्बन रिमूव करा, कितने बचे मेरे पास? अभी 2 कार्बन बचे। और जो मॉलिक्यूल अभी हमें मिलेगा दैट इज एसिटाइल, जिसमें हमने
ये वाला कोएंजाइम ए ऐड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये इनपुट हो रहा है कोएंजाइम ए, समझ में आया क्या? तो देखो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या बन गया, 2 कार्बन कंपाउंड बन गया आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो कार्बन हमने रिमूव करा था, है ना, वो CO2 के फॉर्म में रिलीज हुआ, एंड यहां से जो हाइड्रोजन निकाला था कौन से मॉलिक्यूल से, पायरुवेट से, वो किस पे जोड़ दिया, NAD+ पे, क्या बन गया, NADH2। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज्ड बाय, बताएगा कोई? यस, इट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो ये सिंगल एंजाइम नहीं है, इट इज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, अलग अलग एंजाइम साथ में आके ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, वी कॉल इट एज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैंने उस दिन एक बात करी थी, इस कॉम्प्लेक्स को, एंजाइम को, उसका फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, व्हाट इज दैट, कोफैक्टर्स। क्या चाहिए इसको, और क्योंकि ये मल्टीपल है ना, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, इट रिक्वायर्स मल्टीपल कोफैक्टर्स। क्या क्या थे वो कोफैक्टर्स, देखो यहां पे लिखा है मैंने, कोएंजाइम ए NAD+, इसको मैग्नीशियम लगेगा, FAD+ भी लगेगा, ठीक है। तो वो सारे कोफैक्टर्स में यहां पे लिख रहा हूं, NAD+, FAD+, Mg+, और क्या था, कोएंजाइम ए थायमीन पायरोफॉस्फेट, दैट इज TPP, यस, थायमीन पायरोफॉस्फेट, एंड एक और था लिपोइक एसिड। तो all these cofactors are required by this enzyme known as pyruvate dehydrogenase complex, जो पायरुवेट का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन which leads to formation of acetyl CoA, and then we mentioned कि ये जो मॉलिक्यूल होगा कौन सा वाला, पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, it is end product of, whereas this is one of the first reactant of TCA cycle, one of the first reactant of TCA cycle। और ये रिएक्शन इन दोनों पाथवेज को कनेक्ट करेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लिंक रिएक्शन। समझ में आया क्या? अब हम बात करेंगे कि इसका फर्दर क्या होगा, कौन से मॉलिक्यूल का, एसिटिल कोए। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट्स ऑफ व्हाट, देखते फिर TCA साइकिल कैसे होता है। ये क्लियर है सबको, और ये लिखा है आप लोगों ने, इसमें कुछ डाउट होगा तो बताओ। So now we are going to discuss TCA cycle. It is also known as citric acid cycle, and it is also known as Krebs cycle, है ना। हैंस क्रेब करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या कहेंगे, क्रेब्स साइकिल। अच्छा, ये क्रेब्स साइकिल बैक्टीरिया में कहाँ पे होगा, पहले तो होगा या नहीं होगा, होगा, कहाँ पे होगा, बैक्टीरिया में कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ पे होगा, हमने मेंशन किया था ना, लिखा भी था उसको, कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो ये पाथवे कैसे होता है, एक बार उसी मॉलिक्यूल को मेंशन करूंगा, कौन सा मॉलिक्यूल, कितने थे अपने पास, 2 कैसे, नहीं 2 कैसे, 3 कार्बन तो होता है, बट 2 कैसे, 2 बने थे ना ग्लाइकोलाइसिस में, फिर अभी हमने क्या करा उसका ऑक्सीडेटिव, तो फिर अभी हमने बनाए 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए, इस प्रोसेस में यहाँ पे फिर 2 CO2 रिलीज हुए और 2 मॉलिक्यूल बने NaDH2 के, क्लियर। नाउ अब ये जो मॉलिक्यूल है देखो, नो डाउट ये 2 बने थे,
बट अभी हम TCA के एक ही टर्न की बात करेंगे। TCA कितनी बार होगा एक ग्लूकोज के लिए? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे ना, यस और नो? तो TCA एक ग्लूकोज के लिए 2 टाइम्स होगा, क्योंकि मेरे पास 2 एसिटिल मॉलिक्यूल होंगे ना। ठीक है, तो देखते हैं फिर TCA में एक टर्न में क्या क्या मिलता है हमें। क्लियर? ये हटा रहा हूं मैं, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। क्लियर? अब क्या होता है, ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है दैट इज एसिटाइल कोए, इट कंबाइंस विथ अ मॉलिक्यूल नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन सी मॉलिक्यूल? ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, कहां पे होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहां पे प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो अब क्या हुआ, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है एसिटिल कोए के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और बनेगा सिट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रेट कह सकते हैं। कितने कार्बन हो जाएंगे आप बताओ? 6 कार्बन, है ना। इसके लिए यहां एंजाइम होगी सिट्रेट सिंथेज। विच एंजाइम? सिट्रेट सिंथेज। क्लियर? तो सिट्रेट सिंथेज कैटालाइज करेगा कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोए विद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो मैंने कंडेंसेशन वर्ड यूज किया, कौन सा? तो इट रिक्वायर्स, है ना, हम कहेंगे कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, समझ में आया क्या? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, तो क्या बना मॉलिक्यूल? देखो ये वाला जो स्टेप है ना वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सिट्रिक एसिड का यहाँ पे बनता है सिस एकोनिटेट। क्या बनेगा? सिस एकोनिटेट। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, इसका इमीडिएटली कन्वर्जन होता है आइसोसिट्रेट में। किसमें कन्वर्जन होगा? अभी तक हम उतने ही कार्बन की बात कर रहे हैं, कितने? 6 कार्बन। क्लियर है? देखो आइसोसिट्रेट एंड सिट्रेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। दोनों क्या है? आइसोमर्स। ये देखो ये स्टेप नंबर 1 था, राइट? ये होगा स्टेप नंबर, ये होगा स्टेप नंबर, देखना स्टेप नंबर 2 एज वेल एज स्टेप नंबर 3 इज कैटालाइज्ड बाय एकोनिटेज। दोनों को कैटालाइज कौन करेगा? एकोनिटेज। याद रखना ये, ठीक है। नाउ तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या मिला? आइसोसिट्रेट। हमने कहा सिट्रेट और आइसोसिट्रेट दोनों एक दूसरे के, अब ये आइसोसिट्रेट जो है ना इसका होगा डिहाइड्रोजनेशन। इसका क्या होगा? क्लियर? तो क्या होता है डिहाइड्रोजनेशन में? क्या रिमूव करेंगे हम? हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। किस पे जोड़ा था हमने? वहां ऊपर। सेम चीज यहां पे होगी, है ना। तो देखो क्या होगा, NAD प्लस लेंगे हम, उस पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्या बनेगा? NADH2। इसको लिखते हैं ऐसा है, NADH प्लस H प्लस। आया समझ में? डिहाइड्रोजनेशन हुआ ना, एंजाइम इज डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम इज डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है क्या? समझ में आया? नाउ और इसको ऐसे लिखेंगे, देखो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किस पे, किस मॉलिक्यूल पे एक्ट कर रहा है? ऐसे लिखते हैं इसको, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, नाउ अब ये आइसोसिट्रेट अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन टू फॉर्म ऑक्सैलो सक्सिनेट। कौन सी मॉलिक्यूल बनेगी? ऑक्सैलो सक्सिनेट। क्लियर है क्या? तो किसका डिहाइड्रोजनेशन हुआ? क्या बना? एंड दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ NADH2। क्या बनेगा यहाँ पे? NADH2 बना। क्लियर है ये? ठीक है, अब देखो कितने स्टेप हो गए? 4। अब देखो ये ऑक्सैलो सक्सिनेट जो है ना इसका यहाँ पे
डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। तो अब मेरे पास कितने कार्बन बचेंगे? 5 बचेंगे। और जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज अल्फा KGa। क्या बनेगा? इट इज ऑल्सो रिटन एज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। समझ में आया? कितने कार्बन होंगे इसमें? 5 कार्बन। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब कौन सा स्टेप हो रहा है? रिमूवल ऑफ कार्बन को क्या कहेंगे? एंजाइम होगा डी कार्बोक्सिलेशन। इजी टू रिमेंबर। कौन सा स्टेप हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन। कौन सा एंजाइम होगा? डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? नाउ अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का एक और बारी डी कार्बोक्सिलेशन। एक बार फिर से क्या होगा? और इसमें देखो कोएंजाइम ए का एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? यश मॉलिक्यूल बनेगा सक्सिनाइल कोए। जैसे यहाँ पे बना था ना एसिटाइल, तो ये कोएंजाइम ए हमने यहाँ पे ऐड करा था ना। सिमिलरली यहाँ पे हमने कोएंजाइम ए ऐड करा, किसको जोड़ दिया? तो ये क्या बन गया? सक्सिनाइल कोए। हाँ, तो यहाँ कितने कार्बन लिखूं? समझ में आया क्या? कोई डाउट इसमें? अब ये जो स्टेप है ना, स्टेप नंबर कौन सा? इसमें एंजाइम यूज किया जाता है अल्फा KGa डीहाइड्रोजिनेज। रिमेंबर, हाँ, अल्फा KGa डीहाइड्रोजिनेज। क्या लग रहा है क्या बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे? NADH2। क्या बनाना पड़ेगा? तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। कोएंजाइम A। तो अब हमने क्या करा? NAD+ लिया, उस पे जोड़ा हाइड्रोजन और क्या बना दिया? NADH2। क्लियर है क्या? तो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? क्वेश्चन आएगा, मान लो ये रिएक्शन देंगे आपको और बोलेंगे हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? कौन सा हाइड्रोजन का सोर्स? अल्फा KGa है ना। हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? फिर उसको कौन सा एंजाइम? अल्फा KGa डीहाइड्रोजिनेज किस पे ऐड कर रहा है? और क्या बन रहा है? क्लियर है क्या? क्लियर? तो अभी तक देखो यहां से हम देखेंगे तो 6 कार्बन थे, एक यहाँ पे चला गया, दूसरा कितने बचे? 4 कार्बन। ठीक। एसिटिल कोए में कितने कार्बन थे? 2 है ना, दोनों चले गए। देखो पायरुविक एसिड में कितने थे? देखो पायरुविक एसिड में 3 थे ना, एक यहाँ निकला। क्लियर? दूसरा यहाँ निकला एंड थर्ड वन इज हियर। उस दिन बात हुई थी, देखो वो 3 कार्बन है ना, अतीफा ने पूछा था, याद है क्या अतीफा? तो ये 3 कार्बन निकल गए। ये हो गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड का। अब आप मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है सक्सिनिल कोए, कितने कार्बन इसमें? देखो इसका फर्दर क्या होगा? सक्सिनिल कोए जो है उसका कन्वर्जन होगा सक्सिनेट में। किसमें होगा? तो दोनों में डिफरेंस अगर देखेंगे तो ये वाला है, ये यहाँ पे कोएंजाइम ए का रिमूवल होगा। क्या होगा? ये यहाँ पे फिर देखो ऐसे यहाँ पे यूज किया जा सकता है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो। ठीक है। अब ना याद रखो ये अपना जो कोएंजाइम ए होता है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसमें सल्फाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? और इस सल्फाइड ग्रुप पे एक्ट करता है एक एंजाइम नोन एज थियोकाइनेज। कौन सा काइनेज? थियो मीन्स सल्फर, थियो मीन्स। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा स्टेप नंबर 7 यहाँ लिख रहा हूं, कौन सा एंजाइम? थियोकाइनेज। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो देखो सक्सिनिल को ए कन्वर्ट हुआ, कार्बन कितने होंगे? 4। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि आपको वैसे सीक्वेंस देंगे मॉलिक्यूल की, इसमें जितने मॉलिक्यूल है ना 4-5 मॉलिक्यूल का सीक्वेंस दे दिया और बोला कि इसमें कार्बन नंबर्स आइडेंटिफाई करो, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन व्हाटएवर।
क्लियर? ठीक है, तो कौन सा मॉलिक्यूल है अभी हमारे पास? इट अगेन अंडरगोज डिहाइड्रोजनेशन, सॉरी, अगेन अंडरगोज एंजाइम में लिखूंगा, देखो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कौन से एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो क्या रिमूव करेंगे हम यहां से? हाइड्रोजन, राइट। बट अब एक डिफरेंस यहाँ पे ये है, NAD+ की जगह मैं क्या ले रहा हूं? उसमें मैंने ऐड करे हाइड्रोजन, बनेगा क्या? FADH2। इसको ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट होगा तो बताओ। क्लियर? नाउ अब देखो आगे क्या होगा फर्दर। तो सक्सिनेट का क्या हुआ? डिहाइड्रोजनेशन, है ना, बना फ्यूमेरेट। कौन सा मॉलिक्यूल बना? अभी तक वही कार्बन नंबर सेम रहेगा लास्ट तक। लास्ट में भी कितना है? देखो, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब हम वही मॉलिक्यूल को फिर से क्या करने वाले? रीजनरेट। केल्विन साइकिल, वही तो हुआ था, रीजनरेशन हुआ था ना RUPP का। तो साइक्लिक पाथवे है, तो हमें जो पहला रिएक्टेंट था उसको क्या करना है? रीजनरेट करना है। क्लियर है क्या? नाउ अब ये फ्यूमेरेट जो है ना, इसको कन्वर्ट किया जाएगा मैलेट में। कौन सा मॉलिक्यूल? कार्बन नंबर सेम होगा। एंजाइम यहाँ पे जो है उसको कहेंगे फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम? तो फ्यूमेरेज एक्ट करेगा किस पे? किस में कन्वर्ट कर देगा? अब मैलेट का फिर से एक बारी डिहाइड्रोजनेशन, फिर से क्या होगा? अब एंजाइम का नाम बताओ। सही है, मैलेट। वेरी गुड, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर? डिहाइड्रोजनेज मतलब अपन क्या करने वाले? NAD+ लेने वाले, उस पे हाइड्रोजन जोड़ने वाले, और क्या बनने वाला? NADH2। कोई डाउट इसमें? ये होगा आपका TCA साइकिल। तो स्टेप नंबर 10 में हमने क्या करा? फिर से रीजनरेट किया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब ना यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है कि NCERT में ये जो दूसरा वाला स्टेप है ना, वो नहीं दिया है ना। मतलब NCERT में अगर हम देखेंगे तो 9 स्टेप ही है। क्लियर? जिसमें सिस एकोनिटेट के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन नहीं है, बट ये याद रखना है। क्लियर? आया समझ में? लिख लो इसको। तो देखो अभी हमने बात करी क्रेब्स साइकिल की, आपके सामने है। अब इसको समराइज करेंगे उसी वे में जहां पे हमने ग्लाइकोलाइसिस को समराइज करा था। याद है क्या? ग्लाइकोलाइसिस कितने ATP बने थे टोटल? चार बने थे, बट 2 हमने यूज करे थे, इसलिए 4 - 2 करा। नेट गेन कितना था? 2 ATP। और क्या बना था ग्लाइकोलाइसिस में? 2 मॉलिक्यूल बने थे NADH2 के। ठीक है, फिर हमने पायरुविक एसिड से स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर से 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे NADH2 के। यहाँ पे तो एक ही लिखा है मैंने, 2 मॉलिक्यूल बने थे, है ना। बट अभी हमने मेंशन किया था, बस एक्सप्लेन किया था एक के लिए, तो इसको भी हम समराइज करेंगे। बट बिफोर दैट देखो, यहाँ देखो, यहाँ हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा है। स्टेप नंबर 1 याद रखना, देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 9। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्रेब्स साइकिल के स्टेप नंबर 1 बोलो, 3, 7, 9 एडिशन ऑफ वाटर होता है। कौन सा स्टेप होगा? एडिशन ऑफ वाटर। देखो अब इसमें एक और बात याद रखिए, यहाँ पे हम वाटर ऐड कर रहे हैं, है ना, फिर क्या बन रहा है? और फिर ये आइसोसिट्रेट और सिट्रिक एसिड दोनों एक दूसरे के क्या है? तो अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, है ना, यहाँ से फिर से क्या होगा? रिमूव होगा। और यहाँ फिर से क्या होगा? कहा ना हमने 1, 3, 7 एंड 9 सब में दिखा देते, फिर हम ये यहाँ पे भी एडिशन होगा। और कहा हमें एडिशन करना है? यहाँ पे भी एडिशन होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो आप बताओगे स्टेप नंबर 5 एंड 6 का क्या स्पेशलिटी है?
स्टेप नंबर 5 इज दिस, स्टेप नंबर 6 इज दिस। एग्जैक्टली क्या होगा? रिमूवल होगा ऑफ कार्बन इनटू द फॉर्म ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो, अब आप बताओ स्टेप नंबर 4, 6 एंड 10 में सिमिलैरिटी है, हम हाईलाइट करते हैं। देखो स्टेप नंबर ये 4 है, स्टेप नंबर कहाँ गया 6, ये 6 है, एंड स्टेप नंबर 10 यहाँ पे क्या कॉमन बात है? तो डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है, बट क्या बन रहा है इसमें? NaDH2 है ना। अब इसी से सिमिलर ये स्टेप नंबर 8 भी है, सिमिलर है ना, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है ना, तो सिमिलर है। बस क्या क्या फर्क है FADH2, कोई दूसरा डिफरेंस है सच नहीं है। एक बस यहाँ पे हमारा डिस्कस करना रह गया, या फिर वो मैंने डिस्कस नहीं किया, दैट इज जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह ATP का फॉर्मेशन हुआ था, TCA में भी एक रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट रिएक्शन इज स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, स्टेप नंबर 7 में ये आएगा हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल? इट इज GDP। कौन सा मॉलिक्यूल? ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। ग्वानोसिन, इस पे फॉस्फेट ऐड होगा, तो ये 2 फॉस्फेट थे, एक और फॉस्फेट आ गया, क्या मिलेगा हमें? GTP, राइट। अभी मैंने कहा ATP बनेगा, बट मैंने बताया GTP बना, दोनों सिमिलर है। सिमिलर कैसे? देखो क्या बना मेरे पास? GTP। इसका नाम क्या है? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट है इसमें? 3। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिएक्ट कराऊंगा ADP के साथ। किसके साथ? एडेनोसिन डी है ना, डाइफॉस्फेट। तो होगा क्या, बस इसमें इसके 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट इस पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ATP। क्या बन जाएगा? इसके पास कितने थे अनन्या? 3 थे, एक मैंने इस पे दे दिया, ये ATP बन गया। इसके पास कितने बचे? क्या लिखूं शरीफ? GDP। क्या लिखेंगे? तो अल्टीमेटली GTP इज इक्विवेलेंट टू, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या बनेगा? ATP बनेगा। क्लियर? तो क्या है वो स्टेप नंबर 7, क्या फॉर्मेशन हुआ? ATP। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आया, समझ में आया? ठीक है, इसको लिख लो। तो अभी हमने TCA साइकिल की बात करी, राइट। एक बार ना फिर से वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अभी तक हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल कितनी क्वांटिटी में मिले, राइट। तो ये हमने ग्लूकोज लिया, इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, क्या मिला मुझे? 2 मॉलिक्यूल बने पायरुवेट एसिड के, है ना। कितने कार्बन थे यहाँ पे? 6 कार्बन। ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो ओवरऑल कितना हो गया? 6 कार्बन। मीनवाइल यहाँ पे 2 ATPs हमें मिले थे, राइट। और साथ ही साथ यहाँ इस पाथवे में बने थे 2 मॉलिक्यूल NaDH2, राइट। फिर हमने यहाँ इसका लिंक रिएक्शन कराया, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये कौन सा रिएक्शन? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या बना? फिर से 2 मॉलिक्यूल, कौन से? NaDH2। और लिंक रिएक्शन के बाद यहाँ पे हमें मिले थे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, है ना। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल का क्या होगा? TCA होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसमें देखना, अब बताओ, देख के बताओ, एक टर्न जो था TCA का, उसमें NaDH2 कितने बने? 3 बने। कितनी बार होगा TCA? तो कितने लिख दूं? 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके? NaDH2 के, ठीक है। ये बताओ FADH2 कितने बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2 के।
और जो जीटीपी बना था, दैट इज एटीपी बना था, उसके मुझे लिखने पड़ेंगे 2 एटीपीज। क्लियर है क्या? आया समझ में? तो ओवरऑल टोटल अगर हम देखेंगे NADH2 के अभी तक मुझे 10 मॉलिक्यूल मिले, राइट? FADH2 के कितने मिले? 2 मॉलिक्यूल मिले। और ATPs की अगर मैं बात करूंगा, ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस के 2 और TCA के 2, कितने? 4। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसमें हम बात करेंगे NADH2 का एक मॉलिक्यूल जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल 3 ATP देता है। एक मॉलिक्यूल, तो ओवरऑल मुझे NADH2 से ATP कितने मिलेंगे? 30, क्योंकि 10 बने ना मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितने ATP दे रहा है? 3। मुझे अभी तक मॉलिक्यूल कितने मिले? 10, तो 10 into 3 दैट इज 30 ATPs। ATPs लिख रहा हूं मैं ओवरऑल। अब मैं यहाँ पे NADH2, FADH2, ATPs ऐसे लिखा ना। अब मैं फाइनल काउंटिंग किसका कर रहा हूं? फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये हुआ। अब इसमें क्या है, NADH2 के एक मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं? FADH2 के एक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, उस एक मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं। तो मेरे पास मॉलिक्यूल कितने हैं? कितना लिखो यहाँ पे? और ये तो 4 डायरेक्टली हमें यहाँ पे मिल ही रहे, है ना? तो ओवरऑल कितना हो गया अपना टोटल? 38 ATP, है ना? एक ग्लूकोज को अगर हम कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एरोबिकली रेस्पायर करेंगे तो ओवरऑल एटीपीज कितने मिलेंगे? 38 एटीपीज। क्लियर है? ये समझ में आया? लिख लो इसको। तो अभी हमने जो समरी लिखा था टीसीए का, ठीक है, कितने एटीपीज टोटल? कितने थे एटीपीज? 38, है ना? जिसमें मैंने क्या कहा कि NADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो कितने एटीपी देता है? 3 एटीपी। तो एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो वो 2.5 होता है। कितना होता है? उसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, कितना? 3। FADH2 का होता है 1.5, उसको राउंड ऑफ कर दिया, कितना? 2 एटीपी। ठीक है, तो इसको देखो हम टेबल फॉर्मेट में भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे तीनों पाथवेज की, ग्लाइकोलाइसिस हमने लिखा था, राइट? फिर चलो लिंक रिएक्शन भी मेंशन कर देते हैं। लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, है ना? तो आप देखो यहाँ पे हमने ATPs लिखे थे, NADH2, और क्या मिला था हमें अलग सा मॉलिक्यूल? FADH2। ठीक, तो अब आप बताओ इसमें कहाँ पे क्या लिखना है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP लिखूं मैं टोटल? नेट गेन 2। NADH2 कितने हैं? और ये कितने हैं? 0। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। दूसरा, लिंक रिएक्शन में ATP 0, ये 2, ये सिंपल है ना? TCA साइकिल में ATPs 2, NADH2 6, ये है ना? तो अभी हमें पता है कितना, अभी मैंने बोला NADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2.5 ATP, मतलब कितना? 3। और FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे फर्दर तो कितना? 1.5, मतलब कितना? 2 ATP। तो ये सब मिला के अपना टोटल कितना आया था? 38 ATP। क्लियर है ना? आया समझ में? अब मैंने कहा हम NADH2 और FADH2 को क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडाइज। तो वो जो ऑक्सीडेशन होता है ना, वो होता है ये वाले पाथवे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर सिस्टम, है ना? इसको ETC या फिर क्या कहेंगे? ETS कहेंगे। ठीक, तो देखना आप, इसमें हम NADH2 और FADH2 को ऑक्सीडाइज करेंगे तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब
फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है ना, फॉस्फोराइलेशन से व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। किससे ऐड करेंगे हम? एडीपी से, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। उसके लिए एनर्जी चाहिए ना, कहां से आ रही है? ऑक्सीडेशन से, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो देखो फॉस्फोराइलेशन में हमने एक तो टर्म मेंशन किया था फोटोफॉस्फोराइलेशन, याद है? वो क्लोरोप्लास्ट में हुआ था ना फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो वहां एनर्जी क्या थी? लाइट एनर्जी। एक अभी हमने मेंशन किया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है? देखते हैं क्या होता है। ये वाला टेबल लिख लो। अभी हम बात करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसकी बात हुई थी? कंपैरिजन बिटवीन टाइप्स ऑफ, अरे बोलो, टाइप्स ऑफ व्हाट? फॉस्फोराइलेशन। तो 3 टाइप मेंशन किए मैंने, बोलो कौन से? यहां लिखता हूं मैं टाइप। जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था वो क्या था? फोटो फॉस्फोराइलेशन, है ना। दूसरा अभी हमने मेंशन किया यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंड एक अभी मैंने मेंशन किया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन क्या है पता है आपको? बोलो। इट इज एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू एडीपी इन ऑर्डर टू फॉर्म एटीपी, राइट, है ना। एडीपी लिया हमने, उस पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करा और अपना बन रहा है एटीपी। इसको क्या कहेंगे? फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो एक फॉस्फेट हम इसको जोड़ेंगे, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, दैट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट रिक्वायर्स, तो वो अगर लाइट एनर्जी होगी, देखो वो अगर कौन सी एनर्जी होगी, तो उसको क्या कहेंगे? तो इन दिस फॉस्फोराइलेशन कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है? लाइट एनर्जी। सिंपल, फोटो मतलब लाइट। यहां पे एनर्जी कहां से आएगी? ऑक्सीडेशन से आएगी। तो कौन से मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने वाले थे हम? NADH2 एंड एनर्जी फॉर phosphorylation is derived from, बोलो, ऑक्सीडेशन। कहां से आएगी एनर्जी? देखो ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना, ये तब होगा व्हेन एंजाइम ट्रांसफर्स द फॉस्फेट ग्रुप from one substrate to another। जब एक सबस्ट्रेट का दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्जन हो रहा है ना, तब एंजाइम क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को लेके एडीपी पे ट्रांसफर कर देगा, क्या बन जाएगा? एटीपी। इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं, इफ यू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल फॉस्फोइनोल, याद है क्या? पाइरुवेट, दैट इज पेप। इसका फॉस्फेट हमने क्या करा? एडीपी पे ऐड करा, इसको सॉरी ऐसे लिख देते हैं, एडीपी प्लस पीआई, क्या बन गया ये? एटीपी। और क्या मॉलिक्यूल बना था? पाइरुवेट। कौन सी एंजाइम थी बताओ तो जरा? पाइरुवेट काइनेज। पेपकेज फोटोसिंथेसिस में पड़ी थी, यहाँ पे कौन सी थी? पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, याद है ना, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है इसको? ये एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक और एग्जांपल बताएंगे आप लोग मुझे? ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप नंबर 6, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट किया था 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कहां गया वो फॉस्फेट?
एडीपी पे गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है क्या? अब ना आप मुझे ये जो तीनों टाइप्स हमने मेंशन किए फॉस्फोराइलेशन के, एक में लाइट एनर्जी यूज हो रही है फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरे में एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 एंड FADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे एंजाइम जब ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट ग्रुप को एडीपी पे, व्हाइल कन्वर्जन ऑफ वन सबस्ट्रेट टू अनदर, इसको क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो इसके साइट अगर हम देखेंगे तो ये किसमें होगा, ये किसमें होगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये किसमें होगा? अब क्वेश्चन आता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होगा? लगाओ तो दिमाग लगाओ जरा। एक तो साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कब? टीसीए साइकिल जब हो रहा है। कौन सा स्टेप था वो? थायोकाइनेज वाला, सक्सिनिल कोए टू सक्सिनेट, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, वो भी क्या होगा? तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बारी होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी टाइम्स होगा? 4 टाइम्स होगा। 1,3 बाय पीजीए तब होगा उस रिएक्शन में, पाइरुवेट के फॉर्मेशन के टाइम पे होगा, और टीसीए साइकिल में होगा, है ना। वैसे देखा जाए तो 3 टाइम्स हो रहा है। टोटल मॉलिक्यूल कितने बनेंगे एटीपी के? ग्लाइकोलाइसिस में 4 बनेंगे और टीसीए में 2 बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। बट 4 ही क्यों लिखा था हमने उसके पहले वाले टेबल में? क्योंकि 2 हमने ग्लाइकोलाइसिस में यूज करे थे। चलो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, कोई बात नहीं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कौन सी रिएक्शन में होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 1,3 बाय पीजीए का कन्वर्जन इनटू 3 पीजीए, पाइरुवेट फॉस्फेनोल पाइरुवेट का कन्वर्जन इनटू पाइरुवेट तब भी हो रहा है, और सक्सिनिल कोए का कन्वर्जन इनटू सक्सिनेट तब भी हो रहा है। क्लियर है क्या? ये होगा फिर डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोराइलेशंस, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। साइट क्या होगा? साइट क्या होगा? साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर है क्या? करो इसको, लिखो।